इन इलाकों पर तब पड़ती हैं जब कोई बड़ा नेता मारा जाता है। आप में से ज्यादातर लोग ना तो छत्तीसगढ़ गए होंगे, ना झारखंड और ना ही उड़ीसा, क्योंकि ये आपके घरों से बहुत दूर है, क्योंकि वहां ना तो शॉपिंग मॉल्स हैं, ना मल्टीप्लेक्स हैं, ना फेसबुक है और ना ट्विटर है। इसीलिए हमारी सरकार और समाज इस मुद्दे पर ध्यान न देना ज्यादा पसंद करते हैं। आप ना तो वहां गए हैं, ना कभी जा पाएंगे। इसीलिए आज हम आपको जबरदस्ती वहां लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे कि उन इलाकों की हकीकत क्या है जहां नक्सली फल फूल रहे हैं। हम आपको सच दिखाएंगे, इस सवाल के साथ कि हम नीति के स्तर पर फेल हुए हैं या फिर नियत के स्तर पर। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उस नक्सली हमले की खौफनाक तस्वीरें जिन्हें देखकर आपके आराम में खलल पड़ जाएगी। हम आपको बताएंगे कि हमारा देश कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन उसके पहले देखिए कि ये ताकत कैसे कुछ हजार नक्सली आतंकवादियों के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो चुकी है। सरेआम 1000 लोग घात लगाकर एक पूरे काफिले पर हमला करते हैं, 29 लोगों को मार गिराते हैं और हमारी पूरी सेना, पुलिस, सुरक्षा बल और सरकार सिवाय अफसोस जताने के और कुछ नहीं कर पाते। ये पहला मौका है जब नक्सलियों ने राजनेताओं को इतने बड़े पैमाने पर अपना निशाना बनाया। इससे पहले या तो पुलिस के मुखबिर मारे जाते थे, जिन्हें स्थानीय तौर पर लोग उनकी शिकायत करते थे, या फिर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान ही नक्सलियों के हाथों मारे जाते थे। लेकिन इस बार नक्सलियों ने सीधे सीधे देश की कानून व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणाली और चुनी हुई सरकार को चुनौती दी है। सुकमा जिले की सड़क पर बिखरा खून और जगह जगह छितरे हुए ये शव कह रहे हैं कि अब वक्त सिर्फ बहस का नहीं, कुछ ठोस करने का। इस बार कुछ अलग करने की जरूरत है। इस बार सिर्फ अफसोस करने से काम नहीं चलेगा। तो हम आपसे आज कह रहे हैं कि अफसोस करने से इस बार काम नहीं चलेगा। इस बार कुछ नया करना पड़ेगा। इस बार कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पहले हमने कभी नहीं किया। जिन महेंद्र कर्मा को नक्सलियों ने बेरहमी से मार डाला, असल में उन्होंने 90 के दशक में नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी। हम आपको बताते हैं कि महेंद्र कर्मा की बात हम क्यों कर रहे हैं और महेंद्र कर्मा कौन थे। जो साल 2005 के बाद सलवा जुडूम की शक्ल में दुनिया के सामने नजर आया, वो महेंद्र कर्मा की ही कोशिश थी। सलवा जुडूम यानी पीस मार्च, जिसने नक्सलियों को वापस समाज की मुख्य धारा में लाने का रास्ता दिखाया। लेकिन यही सलवा जुडूम बाद में हिंसक बन गया और नक्सली महेंद्र कर्मा के दुश्मन बन गए। हम आपको 27 अप्रैल 1996 की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब महेंद्र कर्मा जगदलपुर में एक रैली कर रहे थे और जी न्यूज तब भी वहां पर मौजूद था। 25 मई की वारदात के दौरान नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिलों को रोककर महेंद्र कर्मा की तलाश शुरू कर दी थी। चश्मदीद बताते हैं कि 3 लोगों की मौत के बाद कर्मा खुद ही गाड़ी से निकलकर नक्सलियों के सामने आ गए। नक्सलियों ने उनके सर पर धारदार हथियार से वार किया और उनके गिर जाने के बाद उन पर एक के बाद एक 100 गोलियां दाग दी। इसके बाद उन्होंने कर्मा के शव के आसपास नाचकर अपना जश्न भी मनाया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अप्रैल 1996 की तस्वीर है। मेरी पहली मुलाकात तब महेंद्र कर्मा से हुई थी। तब महेंद्र कर्मा बागी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और ये देखिए कितनी पुरानी तस्वीर है। उस वक्त भी उनके अंदर एक जुनून था, उस वक्त भी उनके अंदर कुछ कर गुजरने की एक इच्छा थी। जब पहली मुलाकात हमारी हुई थी महेंद्र कर्मा से 1996 में, और ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये जगदलपुर की ही तस्वीरें थी। अब आप खुद सोचिए कि सलवा जुडूम जैसा आंदोलन शुरू करने वाले नेता को अगर Z+ सिक्योरिटी के बावजूद हम बचा नहीं पाते, उसे जिंदा नहीं रख पाते, तो देश में ऐसे आंदोलन फिर खड़े करने की हिम्मत आखिर किसकी होगी?
कौन अपनी जान खतरे में डालेगा? क्या कोई और नेता कभी ऐसी समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाने की हिम्मत कर पाएगा? हम आपको दिखाते हैं देश का कितना बड़ा हिस्सा नक्सलियों की पकड़ में है और हम कैसे बेबस बैठे हुए हैं। देश के 150 से ज्यादा जिलों में नक्सली किसी न किसी रूप में अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां नक्सलियों की पैठ है या फिर वो अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ नक्सलवाद धीरे धीरे देश के और हिस्सों में किस तरह से फैला है, इसका अंदाजा इस रेड कॉरिडोर मैप को देखकर आप लगा सकते हैं। जी हां, इसे कहते हैं रेड कॉरिडोर मैप। खास बात यह है कि देश का जितना बड़ा हिस्सा इस रेड कॉरिडोर यानी नक्सलियों की पकड़ में आता है, उसकी तुलना करें तो पुर्तगाल देश के बराबर का हिस्सा नक्सली कब्जा चुके हैं। इनमें 51 जिले ऐसे हैं जो बुरी तरह नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जबकि 18 जिले ऐसे हैं जो कुछ हद तक नक्सलियों के असर में हैं। 62 जिलों में नक्सलवाद की छाया है, यानी किसी न किसी शक्ल में नक्सलियों ने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। और 34 जिले ऐसे हैं जहां नक्सली लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, हम उसी देश की बात कर रहे हैं जिसे हम सुपर पावर कहना चाहते हैं, जिसके पास न्यूक्लियर ताकत है। उसी देश में ये नक्सली अपना एक अलग छोटा सा देश बनाए हुए हैं जहां पर नक्सलवाद का राज चलता है और हम कुछ नहीं कर पाते। 25 मई को हुए इस हमले के सिर्फ 2 हफ्ते पहले 12 मई को भी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सुकमा में ही दूरदर्शन केंद्र पर हमला किया था। इस हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। इससे पहले बस्तर में अक्टूबर 2011 में एक साथ 6 सुरक्षाकर्मी मौत के घाट उतार दिए गए थे। और आपको याद दिलाते हैं 20 अगस्त 2011 को भी बीजापुर में 11 पुलिसकर्मियों को नक्सलियों ने मार डाला था। और दिल दहला देने वाली एक वारदात 6 अप्रैल 2010 को हुई थी, जब नक्सलियों ने सीआरपीएफ के एक नहीं बल्कि 76 जवानों को एक साथ घात लगाकर मार डाला था। उस घटना के बारे में शायद आप सबको आज भी याद होगा। जून 2010 में भी छत्तीसगढ़ के ही नारायणपुर में सीआरपीएफ के 26 जवान मार दिए गए थे। जुलाई 2009 में राजनांदगांव में बारूदी सुरंग के जरिए 28 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। और सितंबर 2009 में बीजेपी के सांसद बलिराम कश्यप की हत्या भी ऐसे ही नक्सलियों ने की थी। और आपको बता दें कि ये वाकये केवल छत्तीसगढ़ के हैं। इनमें झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में होने वाली वारदातों को अगर जोड़ दें तो तस्वीर और भी भयानक हो जाती है। यानी लिस्ट बहुत लंबी है, वारदात बहुत हुई है, हजारों लोग मारे गए हैं। इस वक्त सब कुछ आपको बताना या याद दिलाना संभव नहीं है, लेकिन हमने आखिरकार किया क्या? इसीलिए आज ये कोशिश एक बार फिर से शुरू करते हैं। इस सब के बावजूद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि वो नक्सलवाद से निपटने के लिए सेना की मदद नहीं चाहते। रमन सिंह का तर्क है कि उनका राज्य कोई युद्ध का मैदान नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब इसमें राजनीति का अवसर क्या है? हम जब खुले मन से केंद्र से भी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से भी बात कर रहे हैं, उनके गृह मंत्री आए उनसे बात कर रहे हैं, सिंधिया साहब से हमारी बात हो रही है, सारी तथ्यों को छत्तीसगढ़ सरकार, और ये कोई स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए इसमें राजनीतिक चश्मा लगाना और सिर्फ ये विकल्प ढूंढ देना कि इसमें क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यदि राष्ट्रपति शासन विकल्प होता तो क्या हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में इस प्रकार की नक्सली गतिविधि रोकी जा सकती थी? यानी डेमोक्रेसी बेहतर तरीके से नक्सलियों को फेस करती है और मुकाबला करते आए हैं, और हम इसका मुकाबला करेंगे। और अब हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं, अपने एक्सपर्ट से मिलवाते हैं, जो आपको ये बताएंगे कि आखिरकार कमी कहां रह गई और आखिरकार इतने बड़े देश के चेहरे पर यह तमाचा क्यों मारा जा रहा है। पी रामुलु, पूर्व डीजीपी आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बेहतर शायद आपको कोई नहीं बता पाएगा। अभिषेक झा जगदलपुर से हमारे साथ होंगे, हमारे वो रिपोर्टर जो आपको ग्राउंड जीरो से, जहां ये पूरा हादसा हुआ, वहां से आंखों देखी रिपोर्ट आपको देंगे। दिलीप तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे और कृष्ण मोहन मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने नक्सलवाद को, नक्सलियों को और उन इलाकों को करीब से देखा है।
और हम आपको पटना भी लेकर चलेंगे, जहां पर श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ होंगे और ये सब लोग आपको वो सब कुछ बताएंगे जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। सुनी सुनाई बात नहीं बताएंगे, आपको वो बताएंगे जो इन्होंने खुद देखा है। लेकिन पहले हम चलते हैं रामुलू साहब के पास, जो कि पूर्व डीजीपी हैं आंध्र प्रदेश के। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको, आज हम ये बात कर रहे हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ है आंध्र प्रदेश में, आपने नक्सलवाद से आपने मुकाबला किया है, आप क्या कहना चाहेंगे कि कहां कमी रह गई? यहाँ कमी जो है वो टैक्टिक्स फेल हो गए हैं छत्तीसगढ़ में और ओडिशा झारखंड में। जितना पॉलिटिकल विल कहते हैं इसको, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, जिस राज्य में नक्सलिज्म है फैला हुआ है, उस गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इसको डील करना। मगर ये लोग जो गवर्नमेंट है ये तीनों राष्ट्रों में, वो जितना इंटरेस्ट दिखाना है उतना नहीं दिखा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कल का जो हुआ वो हादसा, उसमें एक प्रथम गलती ये है कि वो जिस रास्ते से गए मीटिंग प्लेस, परिवर्तन का मीटिंग प्लेस, तो उसी रास्ते से वापस आए। कैसा है, क्यों गाइड किया इनको हमको नहीं मालूम, ये मेजर मिस्टेक हो गया। दूसरा जो है मिस्टेक, एनकाउंटर कहिए या कुछ हादसा में, वो पहले एक ब्लास्ट किए, उसके बाद सब लोग गाड़ी में ही बैठे हुए रहे ये लोग विक्टिम्स, और जिस पुलिस वाले ने फायर ओपन किए वो लगातार धाड़ सब अपना एम्यूनिशन सब एग्जॉस्ट खत्म कर दिए। उन्होंने इंतजार करेंगे पुलिस वाले टायर होना, जैसा बॉक्सिंग में होता ना, पहले टायर आउट योर एनिमी देन अटैक, वो ये टैक्टिक्स वो इस्तेमाल किए। ये हम आंध्र प्रदेश में पहले 1980s में देखे हैं। ये आप नहीं बिलीव करते हैं, एक पुलिस स्टेशन में अटैक करे तो वो पहले नक्सलवादियों ने इसके पास कितने राउंड है एम्यूनिशन बोल के वो गिन के वो पहले राउंड फायर किए, बस पुलिस वाले फायर करते गए। 450 राउंड होने के बाद आगे आपके पास एम्यूनिशन खत्म हो गया, सरेंडर हो जाओ। ये थॉटलेस एक्शंस ऑफ द पुलिस आल्सो, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल। जी, यानी जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ होता चला गया, और जो कुछ होना चाहिए था ऐसा कुछ नहीं हुआ। गलती पर गलती होती चली गई, चाहे वो इंटेलिजेंस का फेल्योर हो, और उसके बाद चाहे जितने भी सिक्योरिटी जो ड्रिल होती है उसको फॉलो नहीं किया गया। अभिषेक के पास हम चलते हैं। अभिषेक झा जगदलपुर में। अभिषेक, हमें बता सकते हैं, अभिषेक, ग्राउंड जीरो से आपके पास क्या रिपोर्ट है, क्या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? आपने वो सब कुछ देखा है जो हम नहीं देख पाए, जो इस देश के जितने लोग हमें देख रहे हैं वो नहीं देख पाए। आप क्या कहेंगे, कहां पर आपको गलती नजर आती है, कहां पर आपको कमी नजर आती है? क्या ये तमाम लोग बच सकते थे? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस पूरे घटनाक्रम से पहले की कुछ तस्वीरें। 2 तारीख को नक्सलियों की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी, जिसमें साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया था कि परिवर्तन यात्रा और विकास यात्रा, जो यहाँ पर 2 पॉलिटिकली यात्राएं निकाली गई थी, इन यात्राओं को नक्सलियों ने अपना टारगेट बनाया था। साफ तौर पर इस बात का उल्लेख करते नक्सलियों ने चेतावनी दी थी कि इन यात्राओं में जो भी नेता शामिल होंगे उन पर वो अटैक करेंगे, उन पर हमला करने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल ये था कि उस पर्चे को लेकर के लगातार सरकार के लोगों से हमने बातचीत भी की थी, लेकिन सभी ने उस पर्चे को एक रूटीन नक्सलियों की प्रेस रिलीज करार दिया था। उसके बाद ये 2 तारीख की बात थी। 2 तारीख के बाद ये जो घटना हुई है, इस घटना के दिन में हम आते हैं कि परिवर्तन यात्रा का एक कार्यक्रम सुकमा जिले में रखा गया। सुकमा जिले में तमाम वो नेता पहुंचे, साथ महेंद्र कर्मा थे जो लगातार नक्सलियों के निशाने पर थे। लगभग आधा दर्जन बार उन पर नक्सली जानलेवा हमला कर चुके थे। तमाम बड़े नेता थे कांग्रेस के, और जो कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि विकास यात्रा भी मुख्यमंत्री की यहाँ पर आई थी दंतेवाड़ा में, वहां पर हमने देखा था कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम थे, पूरे रोड को ओपनिंग कराई गई थी, बड़ी संख्या में। अभिषेक, आप ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री यात्रा निकालते हैं तो उसमें सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम थे, और जब कांग्रेस के नेता इस यात्रा पर गए तो सिक्योरिटी के उतने इंतजाम नहीं थे। लेकिन यहां पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये बात सही है कि महेंद्र कर्मा का नाम बार बार नक्सली ले रहे थे जब तक महेंद्र कर्मा बाहर नहीं आए थे, और उनका नाम लेकर वो लोगों को मारते जा रहे थे?
और अपने लोगों को बचाने के लिए महेंद्र कर्मा जहां पर छुपे हुए थे वहां से वो सामने निकल आए और उन्होंने कहा कि मैं महेंद्र कर्मा हूं और आप अगर मुझे मारना चाहते हैं तो अब मैं सामने आ गया हूं, लेकिन मेरे बाकी साथियों को छोड़ दीजिए। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही घटनाक्रम है, क्योंकि जैसे ही एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद गाड़ियां रुकी, गाड़ियां रुकने के बाद नक्सलियों ने जिस स्थान को अपनी पोजीशन के लिए बनाए रखा था वहां से उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की और जवाबी फायरिंग, जो फोर्स के कुछ लोग इनकी सुरक्षा में तैनात थे, जो इनके साथ चलते थे, उन्होंने जवाबी फायरिंग की। लेकिन जब उनकी गोलियां खत्म हो गई तो पूरे नक्सली नीचे उतरकर गाड़ियों के पास आ गए, तमाम लोगों के सामने ये चीखने चिल्लाने लगे कि महेंद्र कर्मा कहां है, और लगातार इस बात की ताकीद देते रहे कि महेंद्र कर्मा को खोज कर निकालो, महेंद्र कर्मा कहां है। और इस बीच में 2-3 लोगों को उन्होंने गोलियां भी मारी और उसके बाद सभी लोगों को पहाड़ी पर ले जाकर लिटा दिया गया। उस बीच में ही महेंद्र कर्मा उठ करके बोले कि मेरे लोगों को मत मारो, मैं महेंद्र कर्मा हूं, तमाम लोगों को छोड़ दो। लेकिन उसके बाद नक्सलियों ने किसी को भी, जो लोग बच सकते थे, जो भाग गए, वही छूटे, क्योंकि नक्सली उसके बाद किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं थे। पहले तो 100 गोलियां महेंद्र कर्मा के सीने में उतार दी गई और उसके बाद नक्सलियों ने जश्न मनाया और उसके बाद जो मिला उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि इसी देश में, इसी भारत देश में कैसे महेंद्र कर्मा जैसे एक नेता को सबके सामने 100 गोलियां मारी गई और फिर जश्न मनाया गया उनके शव के आसपास। लेकिन ताजा खबर हम आपको बता दें कि महेंद्र कर्मा के परिवार को एक बार फिर से नक्सलियों ने ये धमकी दी है कि वो एक हफ्ते में भी नहीं बल्कि 6 दिन में वो इस इलाके को छोड़कर चले जाएं, वरना उनका हश्र भी वही होगा जो कि महेंद्र कर्मा का हुआ था। आप सोच सकते हैं कि इस देश में कैसे किसी की जान सुरक्षित नहीं है। आम आदमी, सुरक्षाकर्मी, कोई भी हो, कितनी बड़ी मात्रा में मारे गए, कितनी बड़ी संख्या में मारे गए हमने आपको बताया, और अब इतनी बड़ी संख्या में नेताओं को भी नहीं छोड़ा गया। महेंद्र कर्मा वो नेता हैं जिनके पास Z+ की सुरक्षा थी, यानी अगर Z+ की सुरक्षा में भी एक नेता, एक MLA नहीं बच पाया तो आम आदमी कैसे बचेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से भी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारी ये कोशिश आपको जगाने की जारी रहेगी। हमारी ये कोशिश आपको ये बताने की कि कैसे हमारा सुपर पावर देश, इतना बड़ा देश, हमें यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में जगह चाहिए, लेकिन हम कैसे अपने ही लोगों को अपने ही देश में बचा नहीं पा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद